नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस आदिवासी के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल में बुलाए इसके लिए। सर, सबसे पहले तो मैं पूरे सवालों को शुरू करने से पहले आपके जीवन से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगी कि कैसा था आपका पूरा बचपन, कैसे रहन सहन था आपका, किस तरीके से एक करियर को आगे आपने बढ़ाया और कैसे राजनीति में आना आपका देखिए, हुआ? अभी विभाजित जो रायपुर जिला का भी वर्तमान में बलौदाबाजार जिला है, वहाँ का एक बलौदाबाजार गांव जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव खैरवारी जी। जो सुहेला थाना के से 2 किलोमीटर महज दूर है। बचपन में मैंने वहाँ पे जब पैदा हुआ तो मेरे यहाँ स्कूल भी नहीं था और 2 किलोमीटर मैं बिटकुली करके गांव में पढ़ाई करने प्राथमिक शाला पढ़ाई किया। फिर मिडिल के लिए नवापारा स्कूल गया। हाई स्कूल के लिए 14 किलोमीटर मुझे भाटापारा जाना पड़ा। फिर आगे पढ़ाई कॉलेज करने के लिए मुझे रायपुर आना पड़ा और रायपुर से मैं पढ़ाई करके फिर छात्र जीवन के बाद मैं एक व्यायाम शिक्षक के लिए ग्वालियर में डीपीएड करने गया। वहाँ पे 90 में डीपीएड किया। फिर व्यायाम शिक्षक में भी आया। व्यायाम शिक्षक से लगभग 10 से 12 साल तक व्यायाम शिक्षक के रूप में रहा। फिर मुझे खेल अधिकारी के रूप में धमतरी जिला में सेवा करने का अवसर मिला। फिर वहाँ से फिर जैसे ही रायपुर जिला से विभाजित गरियाबंद जिला हुआ, वहाँ फिर मेरा ट्रांसफ़र जिला खेल अधिकारी के रूप में गरियाबंद में हो गया। मैं लगभग 10 महीना वहाँ सेवा किया। उसके बाद मैं सरकारी सेवा से अलविदा करके राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि मेरे बचपन से राजनीति में रुचि रहा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मेरा कांग्रेस की तरफ रहा। मेरे पिताजी भी, मेरे भैया जी लोग भी कांग्रेस के समर्पित पदाधिकारी रहे हैं। तो मेरा झुकाव और जब भारतीय इतिहास में देखें तो आज़ादी के पूर्व से लेकर के अब तक जो इतिहास रहा है और देश को आज़ाद दिलाने से लेकर के आप बड़े बड़े यहाँ पे देश में बांध बनाने की बात करें, बिजली के उत्पादन करने की बात करें, तो कांग्रेस के दिन रहा है। तो निश्चित रूप से उस तरफ मेरा झुकाव बचपन से ही था। सर, बिंद्रा नवागढ़ से तो आप एमएलए हैं ही, लेकिन एक आपका जो खास पद है और वो है कांग्रेस आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष का। तो उस नाते मैं पूछूंगी कि किस तरीके का कार्य अभी किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस समय से मुझे आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले मैं आदिवासी कांग्रेस का महामंत्री भी रहा हूँ। और जब अनुसूचित जनजाति कांग्रेस जब हुआ करता था, तो जब बाद में लगभग 2016 के आसपास राहुल गांधी जी ने उसको स्पष्ट शब्दों में आदिवासी कांग्रेस का रूप दिया। और जब से फिर निवर्तमान जो कैबिनेट मंत्री तत्कालिक जो अमरजीत भगत जी थे, उनको पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब वो मंत्री बन गए तो उनकी जिम्मेदारी संगठन ने मुझे 2021 में मुझे आदिवासी कांग्रेस से नवाजा गया। और तब से मैं लगातार आदिवासियों के लिए बीच में जा कर के कांग्रेस के प्रति जोड़ने का और कांग्रेस के नीति नियम को बता करके अंतिम छोर तक के लोगों को जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कांग्रेस के प्रति कैसे समर्पित कर सकें, उसके नीति नियम को बना करके कांग्रेस की तरफ जोड़ करके, और जब सरकार आए तो उस सरकार में कैसे हम उसको भागीदारी बना सकें, उनकी समस्या को सुलझा सकें, यह मेरी प्राथमिकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त तो ये सीट आरक्षित थी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण था? निश्चित रूप से हर कार्य चुनौतीपूर्ण रहता है और कोई भी काम करें तो उसको चुनौती में ही लेकर के काम करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आदिवासियों की अगर मैं बात करूं तो अभी आदिवासियों का कितना भला आप देख पा रहे हैं? जिस ढंग से आदिवासियों का तो इतिहास बहुत लंबी है और भारतीय इतिहास में इसके पहले भी आप देखेंगे तो आदिवासियों का एक सिक्का चलता था। बिल्कुल। वो लैंड आदिवासियों का रहा है, गोंडवाना लैंड रहा है, आदिवासियों का राज रहा है।
लेकिन धीरे 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 अपने जो राज को खोते जा रहा है और आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आज तो जिधर देखो खड्ड है, इधर देखो खाई है। और आज जब से उदारीकरण नीति आई है तब से लेकर के देखेंगे तो आज बेरोजगारी की मार में देखेंगे तो आज आदिवासी जहाँ पे 23% अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते थे और आज हम छत्तीसगढ़ में 32% थे जब विभाजन हुआ, तो आज वो पॉइंट बदल करके कम बता रहा है, ताकि आदिवासी का तो अस्तित्व खतरे में है ना। आदिवासियों की बात मैंने इसलिए पूछी आपसे कि किस तरीके से उनका भला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार नई सरकार में मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। देखिए, आदिवासी का जो मुख्यमंत्री बना है, आदिवासी का मुख्यमंत्री बना है या पार्टी का बना, मैं नहीं समझता। और सबको उम्मीद था कि एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री प्रदेश का बन रहा है तो निश्चित रूप से आदिवासी का भला होगा। इसके पहले भी जब आदिवासी के नाम में तत्कालिक मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुआ करते थे, उस समय वो भी आदिवासी के चेहरे पे आदिवासी के रूप में मुख्यमंत्री करके लोग कहे, लेकिन कुछ भला नहीं किया, बल्कि उस समय आदिवासियों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ था। और आज भी उससे कहीं ज़्यादा अन्याय हो रहा है। जो अपेक्षाएं लोगों में जगी थी आदिवासी मुख्यमंत्री बने उस समय, तो उसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता, बल्कि आदिवासी हाशिए की ओर जा रहा है। क्योंकि इस बार नई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने आदिवासी चेहरा दिया है, तो क्या आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो भी चेहरा आदिवासी ही देगी मुख्यमंत्री का? अब देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी, आदिवासी देते हैं क्या देते हैं। एक अच्छा कुशल जो शासक प्रदेश को चाहिए, उस प्रकार का पार्टी हाईकमान जिम्मेदारी सौंपेगी। जनक जी, हम जब आदिवासियों की बात करते हैं, इस बीच एक शब्द बहुत तेजी से गूंजता है कानों में और वो है धर्मांतरण का। जी, क्यों और कैसे? देखिए, देश और प्रदेश में कहा है, जब भारतीय इतिहास में देखें, भारतीय भूगोल में देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस भारत देश में अनेकता में एकता है। बिल्कुल। यहाँ पे कई धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपस में हम भाई भाई। बिल्कुल। निश्चित रूप से आज़ादी में देखें, चाहे वो भारत देश के अन्य कोनों में देखें, सब लोग निवास करते हैं और सब लोग स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का, और उस ढंग से लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। आपको नहीं लगता कि आदिवासियों को और भी ज़्यादा उनकी सोच को खास तौर पर मजबूती देने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति आकर उन्हें इस तरीके से ना बहलाए कि उन्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ जा रहा है? ऐसी मजबूरी उनके सामने पैदा कर दी जाती है, लेकिन ये जो पूरा एक तरीके से खेल है, ये दिमाग का ही है और बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। तो नहीं लगता आपको कि उनकी सोच को और भी ज़्यादा हमें मजबूती देने की आवश्यकता है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने समय में हमारा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा गोंडवाना लैंड में आदिवासियों का राज चलता था। और संविधान में आप देखिए, किसी भी समाज के लिए अगर विकास की बात करें तो पहली प्राथमिकता होता है शिक्षा होता है। शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जितने पॉपुलेशन हम देश में या प्रदेश में बात करें, यहाँ पे हर तीसरा आदमी आदिवासी है। बिल्कुल। 3 करोड़ पॉपुलेशन, अगर महज 3 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें तो लगभग 1 करोड़ आदिवासी है। और आदिवासी का शिक्षा स्तर कितना बेहतर है, ये सब भली भांति जानते हैं। और मैं तो फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, अगर आदिवासी का भला करना चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दें, और शिक्षा से अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ भला होगा उनका। शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, शिक्षा से उसका जीने का रास्ता मिलेगा। तो पहली प्राथमिकता तो में शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा के लिए साथ साथ आर्थिक संपन्नता भी होनी चाहिए, उसके रोजगार का अवसर भी जुटाने की ज़रूरत है। एक आदिवासी कांग्रेस का आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक एमएलए होने के नाते, आपने इस क्षेत्र में क्या क्या पहल की है, किस तरीके से आगे और कर रहे हैं? निश्चित रूप से आदिवासियों के हित के बारे में हमने अभी पिछले बजट जो चला उसमें लगभग 22 सवाल हमने पूछा था, लेकिन समय अभाव कारण से हमारे प्रश्न नहीं आए। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल जो आदिवासी क्षेत्र में के लिए हमने पूछे हैं, उसमें
जो जितने भी चूँकि छत्तीसगढ़ जो 40% जो क्षेत्र होता है आदिवासी अंचल का क्षेत्र है, वहाँ पे चार, चिरौंजी, इमली, महुआ, हर्रा, बहरा इस प्रकार के वनोपज होते हैं और वनोपज के पर्याप्त वहाँ पे खरीदी हो, उसका सही मूल्य मिले। साथ ही साथ जिस प्रकार से वनोपज का जो दाम है वो दाम में बढ़ोतरी हो, इस प्रकार के हमने सवाल किए थे और वो सदन के माध्यम से जवाब भी मिला कि जिस सवाल का जवाब भारतीय जनजाति भारत सरकार का आदेश है और उसका फॉलो महाराष्ट्र सरकार में हुआ है तो छत्तीसगढ़ शासन में भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो रेट जिस अंचल में जो लोग रहते हैं, अगर उसका नुकसान होता है उसके पेड़ का, तो विस्थापन करते हैं तो उस पेड़ को नुकसान का झेलना पड़ता है, तो उसका पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रकार के सवाल किए हैं। साथ ही साथ आदिवासी अंचल में जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाए, इस प्रकार के भी सवाल हमने किया है। यानी आदिवासियों के हित में भी हमने सवाल दागे हैं और क्षेत्र में भी निश्चित रूप से लगातार आदिवासियों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के कभी कभी उसको सही मुआवजा नहीं मिल पाता, सही उसका वनोपज का हो या धान का खरीदी का उसका दाम नहीं मिल पाता, या सिंचाई का साधन नहीं उपलब्ध हो पाता, या शिक्षा के क्षेत्र में उसको स्कूल में शिक्षकों की कमी दिखता है, तो ये सारे सभी समस्याओं के लिए यानी पूरे प्रदेश के समस्याओं के लिए हम लड़ते रहते हैं। और आपने देखा हो कि जब हसदेव अभ्यारण्य का जो कटाई का हुआ तो वहाँ पे भी हमने लगातार 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किए, आवाज़ उठाए। और अभी फिर से हम लीडर तैयार करने के लिए अभी 15 दिन पहले हमने 5 दिन का शिविर प्रदेश स्तर में हमने शिविर आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग 5 दिन तक आवासीय ट्रेनिंग भी दिया गया, ताकि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम लीडर पैदा करें और नेता पैदा करें। वो अपना अधिकार जाने, अपने संवैधानिक अधिकार जाने और उसका उन्मुखीकरण विकास कैसा हो जी। इस पर हमने भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है माननीय हमारे विक्रांत भूरिया जी, जो झाबुआ के विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में उनके निर्देशों का पालन करते हुए सफल आयोजन भी किए। इस नई सरकार में आदिवासियों का कितना विकास देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नील है, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस ढंग से विकास सोचे थे कहीं नज़र नहीं आता। पर मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं वो लगातार आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, और जिस प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री ही आदिवासी हों तो उन आदिवासी लोगों का विकास कैसे नहीं हो सकता? और मैं कहना नहीं चाहता, माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रदेश के प्रमुख भी हैं, उनको आदिवासी के लिए शायद काम करना चाहिए और काम करना छोड़ करके शायद दूसरे प्रकार के वक्तव्य में भटके, पता नहीं किसकी भाषा बोलते हैं या किसके कहने पर इस प्रकार के भाषा बोल रहे हैं, उनके इस प्रकार कहने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आदिवासी वर्ग है, आपके हिसाब से अभी भी क्यों वो पीछे रह जाते हैं? क्या चीज़ की कमी हो जाती है या क्या उन्हें उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है? क्योंकि जब तक कि वो पूरी तरीके से पीछे रहेंगे तब तक कि आदिवासी समाज वो उभर कर आ नहीं पाएगा सामने। आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर हो रही है? मैं सबसे पहले वही बताया, शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। किसी भी समाज का विकास शिक्षा पर दिखता है और शिक्षा अच्छा रहेगा तो किसी प्रकार को उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधा जो होता है, और चाहे आज देख लीजिए जहाँ पे वनांचल क्षेत्र हैं, जितना विकास और जिस स्टैंडर्ड में जिस स्तर में पढ़ाई होना चाहिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसका शिक्षा नहीं हो रहा। हम आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं कि वहाँ शिक्षक भी शाला है और शिक्षक अगर है तो नहीं के बराबर, 1-2 हैं जहाँ रहना चाहिए सेटअप में 10-15 का। वैसे हाई स्कूल में तो कि शिक्षक उसका स्तर क्या होगा? यहाँ KPS स्कूल का पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ राजकुमार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, और वहाँ के बच्चे को जहाँ पे शिक्षक विहीन बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों का परीक्षा बराबर करोगे तो क्वालिफाई कौन करेगा? क्वालिफाई तो वहीं KPS DPS वाले करेंगे ना। तो निश्चित रूप से शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी विकास होगा, उसका रोजगार के ऊपर। और जिस स्तर से आदिवासियों का जो भर्ती होता है विभिन्न पदों पर, उसका स्तर भी
स्तर को देखते हुए उस कंपटीशन में लो मार्क करें। लो मार्क करेंगे क्योंकि उसका वहाँ पे सुविधा नहीं है, उस प्रकार की सुविधा नहीं है। उसको उस स्तर के आते तक उसका जो श्रेणी है उसको कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरिष्ठता क्रम में उसको अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ बनने के बाद विशेष करके जो बैकलॉग भर्ती था उसमें भर्ती नहीं किया, पदोन्नति में किसी प्रकार का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आने वाली पीढ़ी क्या करेंगे बताओ? जब उस पद को आप पदोन्नत नहीं करेंगे तो उस पद पर और नीचे क्रम में आने वाले तो रुक जाएंगे। तो पदोन्नति भी करना चाहिए। आरक्षण जो है भारतीय संविधान में जो हमें मिला है उसका फॉलो होना चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदिवासियों को स्वावलंबी बनाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम प्रशिक्षण भी करते हैं और लोगों को विभिन्न सभा सम्मेलन के माध्यम से पढ़ाई की ओर जोड़ देते हैं, उनको प्रेरित करने के काम करते हैं। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो गरीब छात्र के जो बच्चे हैं उसको भी आर्थिक मदद भी करते हैं और साथ ही साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बैंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग के रूप में बात भी करते हैं। अब आदिवासी तभी विकास कर पाएंगे जब नक्सलवाद एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। नक्सलवाद आने वाले समय में ख़त्म भी हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों? देखिए, नक्सलवाद का खात्मा के लिए हम भी समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि खात्मा नक्सलवाद हो जाएगा। अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन नक्सलवाद ख़त्म होने के बाद आदिवासी का विकास होगा, मैं नहीं समझता। तो वो अलग मैटर है। बताए वो अलग मैटर ये है कि जिस ढंग से सरकार का नीति नियम है वो नीति नियम भी बदल चुकी है। और इसके पहले से भी किया जा सकता था। जब 2003 से लेकर के आपने 2018 तक शासन किया तो उस समय भी आदिवासियों को विकास के लिए उस प्रकार से काम किया जा सकता था। लेकिन उस समय क्यों नहीं किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में जो अपार खनिज संपदा है उस तरफ कहीं नज़र तो नहीं है लोगों का। अभी ये जो लगातार सर्चिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इसमें कई जो नक्सली हैं वो भी मारे गए हैं। इस पूरे ऑपरेशंस को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, उनका हम समर्थन करते हैं। अब नक्सलवाद ख़त्म होगा तो निश्चित रूप से सबको शांति मिलेगी। प्रदेश का मामला है, नहीं प्रदेश का मामला बल्कि देश का मामला है, होना चाहिए। और जब मैं तो शासन से ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ ही साथ लोगों को जो जनसंख्या में कमी बता रहा है, तो कमी क्यों बता रहे, इसमें जाति जनगणना भी होनी चाहिए। आखिर देखिए 700 गांव वीरान, उस गांव के लोग कहाँ गए, उस पर भी चिंता करने की बात है। जब 2003 से लेकर के 2018 तक जब शासन भाजपा का रहा तो उस समय 700 गांव वीरान ये आंकड़ा बताता था। ये आंकड़ा और 700 गांव के लोग कहाँ गए, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देने की बात है। साथ ही साथ जो नक्सलवाद के समय में आप विभिन्न मुखबिर के तौर पर हो या अन्य मामले में विभिन्न जेलों में भी सज़ा काट रहे हैं, उस पर भी कितने परिवार सज़ा काट रहे हैं, कितने लोग को इस प्रकार से परिवार से अलग होना पड़ रहा है, उस पर भी विभिन्न जेलों में कितनी संख्या है, उस पर भी जानकारी करके संज्ञान ले करके चर्चा करके उस पर भी बात करनी चाहिए। सरकार का कहना है कि आगामी 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बना दिया जाएगा। कितना सही मानते हैं इसे? अब देखिए कितना सफल है कहने के, तो पिछले बार भी कहे थे उसका टारगेट था, डेडलाइन क्योंकि दे दी गई है जी। ठीक, हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। 2026 तक ख़त्म कर दें तो हम भी
हम भी कहना चाहेंगे कि बिल्कुल समाप्ति होनी चाहिए। कहा जाता है कि आदिवासी हमेशा सियासत की भेंट चढ़ते रहते हैं, और इसी बीच अगर मैं बात करूं तो गुंडाधुर जैसे नायकों को भी याद किया जाने लगा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुंडाधुर हमारे शहीद महापुरुष है, और वैसे आप शहीद वीर नारायण सिंह हैं, हमारे शहीद गहरा गुरु है, शहीद बिरसा मुंडा है, शहीद रानी दुर्गावती है। ढेर सारी हमारी विभूतियाँ हैं जो देश की आज़ादी से लेकर के छत्तीसगढ़ का और देश के लिए खूब लड़ाई लड़े, और आदिवासियों के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए खूब लड़ाई। उसका सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए। उसके नाम से विभिन्न प्रकार के योजना भी चलानी चाहिए, और हम चाहते हैं कि अगर उस पर हमारे शहीदों के नाम पर कोई अच्छा काम होता है तो देश और प्रदेश का भला होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और वर्तमान सरकार में, इस सरकार के कार्य में कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है, 1.5 साल पूर्ण हो चुके हैं इस सरकार को भी, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हमने तो पहली बात में बता दिया कि जिस प्रकार से लोगों की सोच थी और काफ़ी अपेक्षाएं थी कि आदिवासी का चेहरा एक मुख्यमंत्री बना है, आदिवासी का बेटा एक मुख्यमंत्री बना है, तो कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया। और उम्मीद बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। वो तो पता नहीं, जो पिंजड़ा का तोता बोलता है उस प्रकार से तो तब चल रही वैसी कहानी है। तो कहते और हैं, कहते कुछ है। मोदी की गारंटी कहीं नहीं दिखता, डबल इंजन की सरकार कहीं नहीं दिखता। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रही है? निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मोदी की गारंटी और डबल इंजन की सरकार ने जो इस प्रकार से लोगों को बहला फुसला करके सत्ता में आए हैं, और सत्ता में बैठ करके लोगों को पूरी तरीक़ा से भूल चुके हैं। चाहे किसानों की बात करूं, बेरोजगारों की बात करें, उस क्षेत्र में किसी प्रकार के, चाहे अधोसंरचना क्षेत्र की मैं बात करूं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। उसका जवाब जनता आने वाला समय में निश्चित रूप से देगी। अब कांग्रेस तो जो करेंगे करेंगे ही, लड़ाई तो हर हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस का सिद्धांत रहा है त्याग, तपस्या और बलिदान। ये तो त्याग करने वाली पार्टी है, ये अहिंसा के पुजारी हैं, और ये बलिदान देने वाले हैं। तो त्याग, तपस्या और बलिदान देने वाले पार्टी अपना काम करते हैं, कहते नहीं। आने वाला समय बताएगा, और जनता उसका जवाब, मुँह तोड़ जवाब देगी। बिंद्रा नवागढ़ के लिए एक अंतिम सवाल लूँगी मैं कि वहाँ के विकास किस तरीके से कर रहे हैं आप? क्या क्या नया प्लान है? क्या कुछ टेंटेटिव प्लान आपने कर रखा है आगे के विकास? देखिए, चूँकि गरियाबंद जिला बिंद्रानगर विधानसभा का हिस्सा है, गरियाबंद जिला में, बिंद्रानगर में काफ़ी ढेर सारी संभावनाएं हैं जी। और रायपुर जिला का दूरांचल होने के कारण, जो रायपुर जिला का विभाजित रायपुर जिला रहा, तो उस समय में जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। वनांचल क्षेत्र है, काफ़ी वहाँ पे ढेर सारी समस्या अभी भी है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जी। और अंतिम छोर उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है। राजिम विधानसभा से जैसे ही आप जाएंगे, गरियाबंद पहुँचते हैं, गरियाबंद को उस पर अधिकारियों की नज़र हो, चाहे राजनीतिक हमारे नेता लोगों की नज़र उतना खास नहीं दिखता। और इसी कारण आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मुश्किल से लगभग 4-5 साल में बिजली लगी है देवभोग क्षेत्र में, सरप्लस बिजली प्रदेश में होने के बाद भी। लेकिन मैं जहाँ पे लोग बाग चांद में जा रहे हैं, वहाँ आज तक भी कई जगह ऐसा है कि बिजली भी नहीं देखे हैं। 40 से 50 गांव में आज भी बिजली नहीं लगी है। तो हमने पूरा, चूँकि पक्ष में है, सरकार अपनी है ही नहीं है। सरकार अपनी थी तो रोड बनाए, बिजली बनाए। निश्चित रूप से बिजली भूपेश बघेल की देन है, भूपेश बघेल सरकार की देन है। और आज हमने विधानसभा में पिछले सत्र में भी बात रखा था कि पर्यटन स्थल का जो 2 जगह के स्थान घोषित करने के लिए हमने मांग किया। सदन में घोषणा भी हुआ, पैरी उद्गम, जहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है, सिकासेर बांध, जहाँ से आप रायपुर के लोग निवासी लोग वहाँ पे पानी पीते हैं, बड़ी बांध है, उसको पर्यटन स्थल का घोषित भी किया। लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं हो पाया। जो देवभोग का अंतिम छोर पड़ता है बेलाट नाला,
माननीय रमन सिंह जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, उस समय से घोषणा होते होते आ रहा है, लेकिन एक बेलाट नाला 4 करोड़ का बेलाट नाला नहीं बन पा रहा। अब क्या बोल सकते। तो हमने लगातार वहाँ के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में, विशेष किडनी जो इफेक्टेड गांव है सुपेबेड़ा, हमने ही उसको वहाँ पे मुद्दा उठाया था 2013-14 में। आज भी जो चीज़ होनी चाहिए पानी की, एक व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग है कि सिंचाई का साधन देवभोग में हो। पुरानी हमारी मांग है सलभ जलाशय मैनपुर में 25 साल 26 साल का समथिंग हमारी पुरानी मांग, वो पूरा हो जाए। सिंचाई यहाँ पे घुमर परियोजना है, वहाँ पे सिंचाई का साधन, वहाँ पे नहर नाली बन जाए, तो कुल मिला के हमारे सिंचाई का साधन हो जाएगा तो किसानों को राहत मिलेगी, जल स्तर बढ़ेगा। क्योंकि आने वाला समय तो पानी की मारी मारा है ना। अब तृतीय सिद्ध होगा तो पानी के लिए होगी। तो पानी का बचाव हमारी पहली प्राथमिकता, सिंचाई का साधन हो, स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हो, स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और लगातार उस बात को उठा रहे हैं, लेकिन पता नहीं महतारी वंदन के नाम से शायद बजट नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। सब महतारी लोगों को दे रहे हैं, जिसके कारण से अधोसंरचना तरफ ध्यान नहीं जा रही सरकार के। इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाला समय में जनता देगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बिंद्रा नवागढ़ से विधायक जनक ध्रुव। इसके साथ ही ये आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ख़ास तौर पर आज के इस इंटरव्यू में हमने जिस बातों पर जोर दिया है वो है आदिवासी। और साफ तौर पर जनक ध्रुव का कहना है कि आदिवासी तभी आगे बढ़ पाता है, आदिवासी तभी तरक्की कर पाता है जब वो पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से शिक्षित हो। नक्सलवाद का खात्मा हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन खात्मे के बाद आदिवासियों को भी पूरी तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, ये भी एक तरीके से उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार इस तरीके से कार्य करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिंद्रा नवागढ़ के विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए नई स्ट्रैटेजी, नई प्लान लेके जनक ध्रुव चल रहे हैं, और पूर्ण तरीके से वहां के लोगों को और पूर्ण तरीके से वहां की एरिया को विकसित करना, लोगों को शिक्षित करना, इन सारे मुद्दों को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में बिंद्रा नवागढ़ को भी और भी ज़्यादा विकसित करने की ओर ये आगे चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद।